राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपने साइकोलॉजी में बाल विकास के सिद्धांत करेंगे और अपना बाल विकास टॉपिक चल रहा था। तो आप लोग पहले की क्लासेस देखना, इसकी मैंने कई क्लासेस अपलोड की है। प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो दोस्तों, प्लेलिस्ट से आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासें मिल जाती है। तो आज इस क्लास में अपने करेंगे एक तो परिपक्वता का सिद्धांत जो कि गेसेल का है, और अपने थोड़ा ट्रिक से या कनेक्ट करके किसी नाम से अपने इनके प्रवर्तक वगैरह याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो इस क्लास में गेसेल का परिपक्वता सिद्धांत करेंगे। इसके अलावा कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की टोटल 6 अवस्थाएं बताई है, जिनको 3 सत्रों में बांटा है। ये 3 स्तरों में बांटा है और 6 आगे यानी कि 2-2 इनकी अवस्थाएं बताई है। तो ये भी ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बिल्कुल इजी है, समझोगे तो ये भी अपने करेंगे। तो अपने बस इतनी है यहाँ तक इस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की। तो अपने इस क्लास में ये दोनों सिद्धांत कर लेंगे दोस्तों। अब थोड़ा फटाफट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला अपने ये गेसेल का परिपक्वता सिद्धांत कर लेते हैं, उसके बाद में अपने जो कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास है उसको करेंगे। सबसे पहले देखो, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आता है परिपक्वता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है परिपक्वता सिद्धांत के प्रवर्तक है गेसेल, अर्नोल्ड गेसेल। कैसे याद करोगे? परिपक्वता से लो, नाम ही है सारा परिपक्वता। पकता पकता क्या पकता? खाना पकता है। कहां पर? गेंस पर। गेंस से गेसेल याद रखना, अर्नोल्ड गेसेल। तो देखो, परिपक्वता सिद्धांत है, बाल विकास का जो परिपक्वता सिद्धांत है ये प्रस्तुत किया गया अर्नोल्ड गेसेल के द्वारा 1925 में। ठीक है, एक लाइन ये ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन। सेकंड, ऐसे कि जो गेसेल है ये देखो अमेरिकन शिक्षा शास्त्री भी थे, डॉक्टर भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे, तीनों ही ध्यान रखना। डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, अमेरिकन शिक्षा शास्त्री, तीनों ही थे गेसेल। ठीक है, अब देखो इन्होंने, गेसेल ने क्या कहा है, इन्होंने माना है कि बच्चे की जो वृद्धि और विकास है ना, वह अकेला न तो वातावरण न ही आनुवंशिकता, दोनों क्या कहते हैं गेसेल ने, इन्होंने माना है कि बच्चे की वृद्धि और विकास है वो वातावरण और आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होता है। लेकिन इन्होंने, गेसेल ने शारीरिक विकास का अध्ययन किया तथा बताया कि विकास कुछ आंतरिक कारकों विशेषकर जीन्स द्वारा प्रभावित होता है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहता है, इस प्रक्रिया को ही परिपक्वता कहा जाता है। तो आप लोगों ने इसमें कुछ ध्यान नहीं देना। परिपक्वता सिद्धांत के प्रवर्तक गेसेल, इन्होंने वातावरण और आनुवंशिकता दोनों को इंपॉर्टेंट माना है, दोनों को कहते हैं दोनों ही प्रभावित होते हैं, परंतु अध्ययन जो किया शारीरिक विकास का अध्ययन किया। और ये अमेरिकन शिक्षा शास्त्री भी थे, डॉक्टर भी थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब देखो गेसेल ने विकास प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया है। कौन से शब्द? ये देखो, एक तो पारस्परिक अंतर संबंध, एक आत्म जिसको स्व विनियमन बोलते हैं। ठीक है, पारस्परिक अंतर संबंध को और क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इंटरवीविंग भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, पारस्परिक अंतर संबंध, दोनों नाम ध्यान रखना। इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, पारस्परिक अंतर संबंध यानी कि रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। देखो, अब देखो इनके अनुसार जब दो विपरीत प्रवृत्तियां, मतलब अलग अलग जो दो विपरीत प्रवृत्तियां वो एक प्रभावपूर्ण संतुलन बना लेती है, इससे ही क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इंटरवीविंग कहते हैं। कैसे भाई? यानी कि दो विपरीत प्रवृत्तियां वो एक प्रभावपूर्ण संतुलन कैसे बना लेती है, जिसको रेसिप्रोकल इंटरवीविंग कहते हैं। जैसे हाथ का उपयोग। अब कैसे हाथ का उपयोग? आप ऐसे लो, एक बच्चा है, बच्चे का जब जन्म होता है ना, तब देखो जब बच्चे का जन्म होता है तो वो दोनों हाथों का उपयोग करता है, दोनों हाथों का, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों का उपयोग करेगा। आप लोग जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे दायां और जो बायां, राइट और जो लेफ्ट हाथ है, उनमें संतुलित स्थापत्य का उपयोग भी कर लेता है। यानी कि संतुलन, जो प्रभावपूर्ण संतुलन है, वो दो विपरीत प्रवृत्तियां हैं उनका भी बना लेती है प्रभावपूर्ण संतुलन। स्टार्टिंग में जब जन्म हुआ तब देखो दोनों हाथों का उपयोग कर रहा था, फिर धीरे धीरे लेफ्ट और राइट दोनों का आराम से संतुलन स्थापित करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो जो दूसरा शब्द का प्रयोग किया, आत्म, स्व विनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। तो इनका ये मानना है कि जो नवजात शिशु है वो भी अपने विकास को नियंत्रण कर सकते हैं, जो विकास हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनका देखना, छोटे बच्चों का कोई खाने का, कोई पीने का, कोई टाइम मतलब ऐसे फिक्स नहीं होता है। और बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं, थोड़ा बाद में पता चलता है, धीरे धीरे वो अपना सारा कुछ निर्धारित नहीं कर लेते हैं, क्या सब कुछ टाइम फिक्स नहीं कर लेते हैं। तो आत्म, स्व विनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, इसमें भी क्या है, स्टार्टिंग में बच्चे हैं वो
नहीं कर पाते हैं, इनके खाने पीने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, धीरे धीरे वो सब कुछ कर लेते हैं। तो इसमें भी नवजात शिशु अपने विकास को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखना। पारस्परिक अंतर संबंध जिसको रेसिप्रोकल इंटरवीविंग बोलते हैं, दूसरा आत्म जिसको स्व विनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। तो गेसेल का परिपक्वता सिद्धांत तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना परिपक्वता का सिद्धांत गेसेल का है, अर्नोल्ड गेसेल द्वारा 1925 में प्रस्तुत किया गया। अब चलते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास। ये लो दोस्तों, देखो सबसे पहले नैतिक व्यवहार का अर्थ क्या है। नैतिक व्यवहार का अर्थ है कि समाज की नैतिक संहिता के अनुसार ही व्यवहार करना, समाज की जैसे नैतिक संहिता उसके अनुसार ही व्यवहार करना। अब देखो मोरल शब्द यानी कि बालक का जो नैतिक विकास है, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब मोरल शब्द है लैटिन भाषा के मोरेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, व्यवहार, विधियां, रिवाज और लोक विधियां। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत देखो, अगर सीधा ऐसे क्वेश्चन आता है कि नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, किन्होंने दिया, किन्होंने प्रतिपादन किया नैतिक विकास सिद्धांत, तो आप ध्यान रखना कोहलबर्ग, यानी कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, पूरा नाम देखो लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने 1969 में नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो ये सिद्धांत है इसमें संशोधन है ना, वो 1981 और 1984 में किया गया। ये लाइन या तो लिख लो, थोड़ा सा मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर। देखो नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन 1969 में, संशोधन कब किया गया, 1981 और 1984 में। लिख दिया है मैंने 1981 1984 में। आगे देखो, देखो सबसे पहले देखो कोहलबर्ग है ना, इन्होंने 10 से 16 वर्ष यानी कि 10 से 16 वर्ष से है, इसमें बेहतर बच्चों पर नैतिक विकास सिद्धांत का प्रयोग किया। कोहलबर्ग ने देखे कितने बच्चों पर, बेहतर बच्चों पर इस नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रयोग किया था। कौन से वर्ष वालों के, 10 से 16 वर्ष के बालकों पर। अब देखो जो 10 से 16 वर्ष के बालकों वाला जो वर्ष है ना, इस वर्षों को नैतिक तर्कणा वर्ष भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ध्यान रखना कि 10 से 16 वर्ष के बालक है, इन बालकों पर यानी कि इन वर्ष के बालकों पर बेहतर बच्चों पर नैतिक विकास सिद्धांत का कोहलबर्ग ने प्रयोग किया था। और इन वर्ष को 10 से 16 वर्ष के जो बालक है, इस वर्ष को 10 से 16 वाले को नैतिक तर्कणा वर्ष भी कहा जाता है। और इन्होंने इस सिद्धांत के देखो 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई है। देखो ये 6 अवस्थाएं हो गई, 2-2 करके दोनों की, और 3 इनके स्तर बता दिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों स्तर ही मैंने आगे एक एक स्तर को लिखा है, एक एक स्तर को कंप्लीट ऐसे समझाने की कोशिश की है। अब देखो जिसके अनुसार नैतिक विकास देखो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये बताई है इनकी अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं और स्तर 3 बताई है, जिसके अनुसार नैतिक विकास है वो कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। और ये कोहलबर्ग है ना, ध्यान रखना कोहलबर्ग है, इन्होंने नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए ना नैतिकता की 11 कहानियां भी सुनाई थी भाई। और ये 11 जो कहानियां है, इन्हीं कहानियों को सुना करके बच्चों को क्या है, नैतिकता के स्तर को इसे मापते थे, किस प्रकार का कैसे है। और एक चाहे लिख लो, जो कहानियां सुनाई थी ना, इनमें जो प्रसिद्ध कहानी थी वो थी हाइनेज आ जाए चाहे हिज आ जाए, ध्यान रखना हाइनेज हिज जो कहानी है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, और जिसमें हिज हाइनेज की नैतिक दुविधा का अध्ययन भी किया गया था भाई। और इन्होंने ना 20 वर्ष तक के जो बच्चे थे ना, उनमें यानी कि कहानियां सुना करके उन बच्चों से प्रश्न पूछते थे, जैसे होता है ना इंटरव्यू, साक्षात्कार करके पहले कहानी सुना देते, कहानी सुना करके फिर उनको प्रश्न पूछते थे, फिर निर्णय निकालते थे। यही तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आप एक कहानी लिख लेना, 11 कहानियों में इंपॉर्टेंट एक कहानी थी, बस इसमें इतना ध्यान रखना चाहिए हिज जो हाइनेज कहानी है, या तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 11 कहानियां सुनाई थी इन्होंने, जिसमें हिज जो हाइनेज कहानी है वो प्रसिद्ध थी। अब पहले इनकी 6 अवस्थाएं एक बार यहाँ देखो, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली इनकी अवस्था है, देखो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल 6 अवस्थाएं बताई है, ठीक है, और इनको 3 स्तरों में बांटा है। पहला है प्री कन्वेंशन स्टेज, जो कि ये शैशव अवस्था में होता है, जिसको पूर्व पारंपरिक भी बोलते हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था, चाहे तीनों का किसी प्रकार आप नाम ध्यान रख लेना। प्री कन्वेंशन स्टेज सबसे पहले आ रही है भाई, फिर कन्वेंशन स्टेज आ रहा है, तो सबसे पहले प्री आ रही है, प्री कन्वेंशन स्टेज, यानी कि पारंपरिक बाद में आ रहा है, पहले पूर्व आ रहा है, यहाँ प्री आ रहा है तो पूर्व पारंपरिक, ऐसे याद कर सकते हो, पूर्व परंपरागत। तो ये पहली होगी, जो कि ये 4 से 10 वर्ष तक मैंने इधर लिख रखा है, चाहे आप यहाँ देख लो। जो प्री कन्वेंशन स्टेज है, पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था, ये शेष अवस्था जो 4 से 10 वर्ष तक की होती है।
और इस अवस्था में देखो नैतिकता का भाव होता है, नैतिकता नहीं होती है जो प्री कन्वेंशन स्टेज में कहाँ होती है, शैशव अवस्था में होते हैं अभी बालक 4 से 10 वर्ष। तो नैतिकता का अभाव रहता है, परंतु बालक का नैतिक विकास यहाँ प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। नैतिकता का अभाव ऐसे रहता है परंतु स्टार्ट यहाँ से हो जाता है, तथा बालक अपने परिवार के जो वयस्क बड़े हैं सदस्य उनसे नैतिकता की बातें सीखते हैं। यहाँ पर थोड़ा अनुकरण करते हैं, इस प्रकार सीखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, देखो स्टार्ट हो रहा है, सीखना स्टार्ट कर रहे हैं बालक। तो ये है प्री कन्वेंशन स्टेज, जिसको पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था बोलते हैं। और इसमें ही देखो इसके स्तर की 2 अवस्थाएं बताइए। जो पहली है प्री कन्वेंशन स्टेज, तो आपको ये तीनों अच्छे से ध्यान रखनी है। देखो पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इसमें अहंकार की अवस्था, ये 2 अवस्थाएं हैं। इसके दोनों नाम मैंने लिखे हैं यहाँ देखो। प्री कन्वेंशन स्टेज पढ़ा है आपने, जो कि शैशव अवस्था 4 से 10। पहली आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरी अहंकार की अवस्था। इसको और क्या बोलते हैं, साधनात्मक यानी कि सापेक्षवादी उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता या अहंकार की अवस्था। अब देखो आज्ञा एवं दंड की अवस्था है ना, इसमें क्या है, बालक है ना वो आज्ञा क्यों मानता है, बालक आज्ञा इसलिए मानता है कि उसे दंड ना मिले। फिर दूसरी अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। देखो इस अवस्था में बालक है ना वो अहम का भाव रखता है, क्या रखता है, ईगो, अहम का भाव रखता है। मैं या तो लिख देती हूँ या लिख लो चाहे आप, आपको पहली समझ में आ गई। पहली मैंने यहाँ भी पूरी लिख रखी है। पहली देखो प्री कन्वेंशन स्टेज पूर्व पारंपरिक, और जो यहाँ मैंने लिख रखी है इसकी एज 4 से 10। फिर दूसरी है कन्वेंशन स्टेज, जिसको पारंपरिक या परंपरागत अवस्था बोलते हैं। पहले प्री आती है, फिर सीधा कन्वेंशन स्टेज, लास्ट में आती है पोस्ट कन्वेंशन स्टेज, जो कि किशोरावस्था में जाकर आती है। तो पहले शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था, आगे भी बाल्यावस्था, पोस्ट कन्वेंशन स्टेज, और ये बाल्यावस्था में होती है। और इस समय देखो सबसे ज्यादा नैतिक विकास होता है। यहाँ देखो नैतिकता का अभाव होता है परंतु स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो बड़े वयस्क लोग होते हैं बड़े, उनको देख करके वो यहाँ सीखना स्टार्ट करता है। परंतु यहाँ बाल्यावस्था में आ गया कन्वेंशन स्टेज, तो इसमें देखो यहाँ सबसे ज्यादा नैतिकता का विकास हो रहा है। जैसे कि आप लोग बालक जैसे समाज धर्म, यहाँ से इसके मतलब इनके आधार पर ही सारा कुछ नैतिकता का विकास हो जाता है, बालकों का समाज में रहता है। और इसकी 2 अवस्थाएं बताइए। पहली प्रशंसा की अवस्था, वैसे मैंने आगे वाले पेज पे इसको कंप्लीट लिख रखा है, फिर से वहां पढ़ा दूं, एक बार मोटा मोटा समझो। 2 अवस्था है, पहले प्रशंसा की अवस्था, जिसको बोलते हैं उत्तम लड़का यानी कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, उत्तम लड़की या उत्तम लड़का अवस्था भी बोल देते हैं। प्रशंसा की अवस्था भी अच्छा लड़का उत्तम। दूसरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, तो ये कन्वेंशन स्टेज में बाल्यावस्था में आ रही है। यहाँ प्रशंसा की अवस्था आती है बाल्यावस्था में, एक सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो देखो प्रशंसा की अवस्था, इसमें क्या बालक मतलब ऐसे प्रशंसा पाना चाहेगा, भी मेरी प्रशंसा करे, इस प्रकार की होती है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल इसको बोलते हैं। फिर दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, तो इसमें बालक है ना कि समाज के द्वारा जो व्यवस्थाएं होती है, जैसे नियम होते हैं, उनके प्रति सम्मान रखता है। यहाँ पर समाज के अकॉर्डिंग ही रखेगा, जैसे भी व्यवस्था है, जैसे भी रूल है, उनके प्रति वो सम्मान रखता है। तो ये कन्वेंशन स्टेज है जो बाल्यावस्था में आती है। और ये पोस्ट कन्वेंशन स्टेज, जो कि ये किशोर अवस्था होती है, उत्तर पारंपरिक अवस्था, जो कि 13 के वर्ष के बाद की स्टार्ट होती है। और इसमें नैतिक विकास है ना वो लगभग पूरा हो जाता है। तो इसमें भी 2 है, तो आगे पढ़ते हैं इनको। ये लो, पहली मैंने बता दी, पहली कौन सी थी, प्री कन्वेंशन स्टेज, जिसको पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत भी बोलते हैं, वो पढ़ लिया अपनों ने, जो कि शैशव अवस्था थी, 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था थी। उसमें नैतिकता का अभाव होता है, परंतु वहां पर नैतिक विकास स्टार्ट हो जाता है और बालक जैसे बड़े सदस्य घर के उनको देख करके सीखता है। सेकेंड है कन्वेंशन स्टेज, जिसको पारंपरिक परंपरागत अवस्था बोलते हैं, बाल्यावस्था 10 से 13 वर्ष की होती है। और देखो इस अवस्था में बालक का सबसे ज्यादा नैतिक विकास, अगर पूछ ले सबसे ज्यादा नैतिक विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो भाई कन्वेंशन स्टेज में होता है, बाल्यावस्था में होगा, 10 से 13 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना, आयु में। और इस अवस्था में बालक अपने समाज धर्म राष्ट्र एवं संस्कृति के आधार पर एवं इनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्य के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। और इस अवस्था में 2 अवस्थाएं बताइए कन्वेंशन स्टेज में, प्रशंसा की अवस्था, जिसमें बालक प्रशंसा चाहता है, खुद की भी प्रशंसा करे, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था, जैसे भी समाज में रूल है, जैसी भी व्यवस्था, उनके प्रति वो वैसा ही करने लग जाता है, यानी कि उनके प्रति वो सम्मान करेगा, ठीक है। आगे देखो पोस्ट कन्वेंशन स्टेज, जिसको बोलते हैं, देखो पहले आई सीधी प्री कन्वेंशन, पहले आया तो प्री, फिर सीधा कन्वेंशन स्टेज, फिर पोस्ट कन्वेंशन स्टेज, ऐसे याद रख जाएगा आपको, जिसको उत्तर पारंपरिक अवस्था बोलेंगे। किशोर अवस्था में आगे तो उत्तर, आगे भी उत्तर पारंपरिक अवस्था। और 13 वर्ष के बाद की अवस्था होती है ये किशोर अवस्था। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास देखो लगभग पूरा हो जाता है और
बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है भाई, इसके बाद बालक खुद यानी कि स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है, खुद ही करने लग जाता है। और इसकी दो अवस्थाएं शामिल है इसमें, कौन सी है? पहली है सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरी है विवेक की अवस्था। जिसको सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत उन्मुखता भी बोलते हैं, विवेक की अवस्था को। तो जो सामाजिक समझौते की अवस्था है ना, समझौते की, बालक है ना वो कई ऐसी कंडीशन होती है, कई परिस्थितियों में समाज से समझौता भी करना पड़ जाता है उसको, ठीक है। विवेक की अवस्था भाई, जैसे विवेक की अवस्था है ना, ये अवस्था सामाजिक स्तर की सबसे ऊपर वाली यानी कि सबसे उच्चतम अवस्था होती है भाई। जैसे भी आप ऐसे समझो कि यहाँ पर मान लो कोई आत्मनिंदा हो रही है किसी की, तो उनसे बचने के लिए क्या है, वो बालक है ना वो किशोरावस्था में सबसे ज्यादा अभिप्रेरण होता है यहाँ पर। तो ये लो सारी मैंने एक तरफ लिख दी है। देखो सबसे ऊपर की अवस्था, सबसे उच्चतम पूछ ले तो विवेक की अवस्था है, जो ये किशोरावस्था में आती है, पोस्ट कन्वेंशन स्टेज। इसके ही आगे दो अवस्थाएं हैं, पहला सामाजिक समझौते की अवस्था, विवेक की अवस्था, ठीक है ना। सबसे ऊपर की है, इसको पोस्ट कन्वेंशन स्टेज बोलते हैं, 13 वर्ष के बाद आती है। सबसे नीचे की सबसे पहली वाली कौन सी है? जो कि प्री कन्वेंशन स्टेज बताई मैंने, 4 से 10 सबसे पहली बताई थी, जिसमें ये दो आती हैं, दो अवस्थाएं आती है इस स्तर में। एक तो सबसे नीचे की है ये निम्नतम, आगे हम दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था, ये दो आती है इसमें, जो 4 से 10 वर्ष तक होती है। फिर मैंने सेकंड बताई थी आपको, पहली प्री कन्वेंशन स्टेज, दूसरी कन्वेंशन स्टेज, यानी कि जो 10 से 13 वर्ष की होती है, इसमें ये दोनों आती है। कौन सी? एक तो उत्तम लड़का यानी कि गुड जो बॉय है, और गुड जो गर्ल है, दोनों की, यानी कि उत्तम लड़का और उत्तम लड़की अवस्था, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की। दूसरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था, जैसे समाज में रूल वगैरह सब हो गए ना, उन व्यवस्थाओं को देखकर ही वो उनके प्रति सम्मान रखेगा। जैसे आगे देखो पोस्ट कन्वेंशन स्टेज, जो किशोरावस्था में 13 के वर्ष के बाद की, इसमें ये दो बताई है अवस्थाएं इस स्टेज में, एक तो सामाजिक समझौते की अवस्था, एक है विवेक की अवस्था। सबसे उच्चतम अवस्था यही है, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से पूरे समझाने की कोशिश की, समझ में आ गया है तो ठीक है दोस्तों। और एक ना नैतिक विकास को जो हैविग हर्षडा, उन्होंने भी 5 अवस्थाएं बताई है। उन्होंने जो बताई, एक तो पूर्व नैतिक अवस्था बताई जो जन्म से 2 वर्ष तक, एक स्व केंद्रित अवस्था जो 3 से 6 वर्ष तक, इसके अलावा परंपराओं को धारण करने वाली भी अवस्थाएं बताई थी भी, मेरे को अभी याद नहीं वो, हाँ 7 से 12 वर्ष तक की थी वो, किशोर अवस्था के प्रारंभ तक थी वो, जो तीसरी थी। चौथी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष तक की जिस किशोरावस्था वाली आ जाती है। फिर प्रौढ़ावस्था आती है, जो कि आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था 18 के बाद की होती है वो। या तो मैं इनकी भी एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर, जो 5 अवस्थाएं बताई है नैतिक विकास की हैविंग हर्ष ने, 5 अवस्थाएं यहाँ लिख देती हूँ मैं। ये लो भाई, इनकी भी बता दी हैविंग हर्ष ने, 5 अवस्थाएं इनके अनुसार समझाया। जैसे पहली पूर्व नैतिक अवस्था इन्होंने बताई है जन्म से 2 वर्ष तक, और ये वाली जो अवस्था होती है ना जन्म से 2 वर्ष तक, इसमें क्या है, बालक से कोई भी किसी भी प्रकार की नैतिक अवस्था की अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, इस प्रकार का। और जो सेकंड होती है स्व केंद्रित अवस्था, जो 3 से 6 वर्ष तक होती है, क्योंकि जो पहले वाली पूर्व नैतिक अवस्था है ना, इसमें क्या होता है, ये नैतिकता वाला समझता ही नहीं है बालक, उसके दिमाग से बाहर होता है सब कुछ। और स्व केंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, जो स्व केंद्रित अवस्था है, इसमें से समझो कि बालक की जैसे भी उसकी मान लो आवश्यकता है, व्यक्ति की जितनी भी आवश्यकता होती है, इच्छा होती है, उसको प्राप्त करने के लिए उसके आसपास ही होता है, मान लो ऐसे खुद के। और परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 से 12 वर्ष की होती है, यानी कि ये होती है किशोरावस्था के प्रारंभ तक की अवस्था। और आपको पता है भी, अगर किशोरावस्था के प्रारंभ की अवस्था है तो इसमें क्या होता है, बालक सामाजिक गुण होता है उसको धारण करता है, समाज में जितने भी रूल बनाए हैं, जिससे भी जो भी है, उनका इसमें विकास हो जाता है बालक में। फिर है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष की होती है। ऊपर वाली तो देखो मैंने बताई 7 से 12, इसमें तो होती है किशोरावस्था के प्रारंभ तक की बताई मैंने। और आधारहीन आत्मचेतना विकास जो या 13 से 18 वर्ष की हो रही है, तो ये कौन सी होगी भी, ये किशोरावस्था होगी, या प्रारंभ तक की थी, किशोरावस्था आने वाला था, तो 13 से 18 या किशोरावस्था आ गया आधारहीन आत्मचेतना वाला। और इसमें जो बालक सबसे ज्यादा, जैसे सामाजिकता, शारीरिक, मानसिक विकास, सबसे ज्यादा यहाँ पर इन ऊंचाइयों को छूने लग जाता है बालक। यहाँ पर बालक क्या है, नैतिकता को अपना आदर्श मान लेता है, और नैतिकता को जैसे आदर्श मानता है, वो समाज की जैसे सच्चाई, वास्तविकता होगी, जैसे भी व्यवहारिकता होगी, ये सब उनको काफी दूर तक ले जाता है। फिर आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, तो ये 18 वर्ष के बाद की आ गई। तो 18 वर्ष के बाद की अवस्था कौन सी होती है भाई, प्रौढ़ावस्था आ जाती है यहाँ पर।
तो ये वाली जो होती है नैतिक अवस्था की चरम अवस्था होती है। तो आपको ये भी थोड़ा मैंने बता दिया। बाकी आप कोहलबर्ग का नैतिक विकास जैसे मैंने समझाया, इस प्रकार आप सारी इनकी स्टेज जरूर ध्यान रखना। अभी इसमें 2-3 सिद्धांत और रहे। एक जीन पियाजे का जो नैतिक विकास सिद्धांत है, एक सामाजिक जो सामवेगिक विकास है वो वाला, एक वाइगोत्स्की वाला, ये 3-4 जो सिद्धांत रहे वो भी अपने कर लेंगे कंप्लीट।